नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 6 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना है तो दिए गए ऑप्शन में से किसका होना आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कंप्यूटर को बूट करने का मतलब क्या होता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है, बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना, और कंप्यूटर को ऑन करने पर एक प्रोसेस रन होती है जिसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। जब बूटिंग प्रोसेस रन होती है उस समय पर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसेस को चेक किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। मतलब कंप्यूटर को यदि हमें बूट करना है, ऑन करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में हम मल्टीपल पेज यूज कर सकते हैं। हम MS वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उस फाइल में कई पेज हो सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर मतलब डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में। डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यहां पर आपको एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एक साथ हम यहां पर 4 शॉर्टकट की तैयार करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा MS वर्ड का एक पेज है। इस पेज में हमने मल्टीपल लाइंस को टाइप किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कर्सर अभी 3rd नंबर की लाइन पर है और हमें कर्सर को डायरेक्ट पहली लाइन पर लेकर आना है, फर्स्ट लाइन पर, वो भी स्टार्टिंग में। तो हम कीबोर्ड से Ctrl+Home की को प्रेस करेंगे। Ctrl+Home की से क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कर्सर को डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में लाने के लिए, मतलब फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में लाने के लिए Ctrl+Home की का यूज किया जाता है। Ctrl+Home की से हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आ सकते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट की एंडिंग में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो वह शॉर्टकट की होती है Ctrl+End। Ctrl+End से कहां पहुंच जाते हैं हम, डॉक्यूमेंट की एंडिंग में। डॉक्यूमेंट की एंडिंग में जाने के लिए Ctrl+End और डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आने के लिए Ctrl+Home। मतलब सबसे ऊपर आने के लिए Ctrl+Home और सबसे नीचे जाने के लिए Ctrl+End। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, करंट लाइन की, जिस लाइन पर आपका कर्सर है, करंट लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर ले जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो जिस लाइन पर आपका कर्सर है उस लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। होम की का, होम की करंट लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ट्रांसफर करती है, जबकि एंड की
करंट लाइन के एंडिंग में कर्सर को ट्रांसफर कर देती है। यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की समझी। यदि हमें डॉक्यूमेंट की एंडिंग में जाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंड। यदि हमें डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में आना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम की। यदि हमें करंट लाइन की स्टार्टिंग में आना है तो होम की का यूज करते हैं, और हमें करंट लाइन की एंडिंग में जाना है तो एंड की का यूज करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस होम की। हम इन चारों शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं अभी हमारा कर्सर सेकंड पैराग्राफ की एंडिंग में है। अब यदि हमें अपने कर्सर को फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में लाना है, मतलब डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्सर को लाना है, तो हम कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करके हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में या सबसे ऊपर आ जाता है। और यदि हम कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे या एंडिंग में आ जाता है। और यदि हमारा कर्सर किसी लाइन पर है, करंट लाइन पर है, इस लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर लाना है तो हम होम की को प्रेस करेंगे, और करंट लाइन की एंडिंग में कर्सर को ले जाना है तो हम एंड की को प्रेस करेंगे। यह हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल का मेन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पहले कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल तो एक डीबीएमएस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लाइंस के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में लाइंस के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो 2 लाइनों के बीच में यह जो वर्टिकल गैप होता है, स्पेस होता है, इसे क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं या मल्टीपल लाइंस टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा 2 लाइनों के बीच में कुछ वर्टिकल स्पेस होता है, कुछ गैप होता है, इसे क्या कहा जाता है? लाइनों के बीच का गैप है, लाइंस के बीच का गैप, तो इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। 2 लाइनों के बीच के स्पेस को या 2 लाइंस के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, यहां पर आपको लाइन स्पेसिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी तैयार करने हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन क्या तैयार किया? 2 लाइनों के बीच के स्पेस को, गैप को क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से संबंधित कुछ शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जा सकती हैं। यदि आपको एमएस वर्ड में 1 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। सिंगल लाइन स्पेसिंग या 1 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज होती है? Ctrl+1। यदि 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+5। और यदि आपको डबल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए Ctrl+1, 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए Ctrl+5 और डबल लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए Ctrl+2 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है,
MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग MS वर्ड की डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है। इसके अलावा आप कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग यूज कर सकते हो और जो लाइन स्पेसिंग है वह MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में होती है। पैराग्राफ ग्रुप में MS वर्ड का जो होम टैब होता है, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग नाम का ऑप्शन होता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है इसमें लाइंस के बीच में कुछ गैप है। इस गैप को कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। यदि आप लाइन स्पेस को चेंज करना चाहते हो तो होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। आप इसको कर सकते हो 1 लाइन, 1.5 लाइन, डबल लाइन, 2.5, 3 और इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हो। यदि आपको शॉर्टकट की से लाइन स्पेसिंग को चेंज करना है तो कंट्रोल 1 होती है सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की, कंट्रोल 2 होती है डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की, कंट्रोल 5 होती है 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन स्पेसिंग। आप देख सकते हैं जब हम एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो हम उस क्वेश्चन से संबंधित और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी डिस्कस करते हैं। आप जो एक क्वेश्चन यह पढ़ रहे हैं यह तो आपको नोट करना है, पढ़ना है, लेकिन एक क्वेश्चन से संबंधित हम आपको जितने क्वेश्चन तैयार कराते हैं इनको भी जरूर नोट किया करें, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलते हैं। आप एक क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो तो तैयार करना है, इसको तो अपने नोट्स में आपको नोट करना है। साथ ही साथ यह जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बीच में एक क्वेश्चन से संबंधित, इनको भी आप नोट जरूर करें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक फास्ट होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक फास्ट होती है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है और यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक फास्ट होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे स्मॉल और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर साइज में सबसे छोटी और स्पीड में सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। यह मेमोरी सीपीयू मतलब प्रोसेसर में ही इनबिल्ट होती है। जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें होती है एक मेमोरी जिसे कहा जाता है रजिस्टर। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। रजिस्टर सबसे फास्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर की फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। जो कैश मेमोरी होती है वह रैम और सीपीयू के बीच में डेटा का इंटरचेंज कराती है। जो कैश मेमोरी है यह सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है, जो कि सेकंड नंबर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और पहले नंबर की फास्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। तो हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी सबसे अधिक फास्ट मेमोरी है? वह होगी रजिस्टर। और यदि रजिस्टर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो कैश मेमोरी ऑप्शन में आंसर हो सकता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को या वेबसाइट के स्टार्टिंग पेज को, वेबसाइट के एंट्री पेज को क्या कहा जाता है? एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है और वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसे कहा जाता है होम पेज।
वेबसाइट के फर्स्ट पेज को, स्टार्टिंग पेज को या एंट्री पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क साइज में सबसे बड़ा होता है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क साइज में सबसे बड़ा होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क साइज में सबसे बड़ा होता है? यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन हम यहां तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। मतलब कई कंप्यूटर को मिलाकर, कई डिवाइसेस को मिलाकर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन को और रिसोर्स को शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। कई प्रकार के नेटवर्क होते हैं, उनमें से 4 नेटवर्क के नाम हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है दिए गए नेटवर्क में से कौन सा साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क है। आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला नेटवर्क का टाइप है पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और यह सबसे छोटी साइज का नेटवर्क होता है। हमसे पूछा गया है साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता, तो वह तो होता है वैन। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? पैन। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन का फुल फॉर्म होता है और पैन एक सबसे छोटी साइज का नेटवर्क होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में नेटवर्किंग करने के लिए लैन नेटवर्क बनाया जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कैन नेटवर्क बनाया जाता। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक कंप्लीट सिटी के अंदर या एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट है हमारा बैन नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। जो इंटरनेट है वह एक ग्लोबल नेटवर्क है, साइज में बड़ा नेटवर्क है, जो कि वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है, वह होता है वैन और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की और एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। नोटपैड सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल होता है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में नोटपैड, MS पेंट, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। और नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt, जिसे कहा जाता है टेक्स्ट ओनली फाइल। .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। आईपी टॉपिक से संबंधित सीपीसीटी के पेपर में कई क्वेश्चन बनते हैं और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। आईपी एड्रेस की हमसे पूछी गई है कितनी क्लास होती हैं। आईपी क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। मतलब किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। और आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 और आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट्स होती है और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज 128 बिट्स होती है। तो यहां पर हमने आईपी से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। यदि आपको किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। और एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उस पेज को कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन की स्लाइड को शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू दिए गए हैं। व्यू मतलब प्रेजेंटेशन की स्लाइड को शो करना, देखना। उसके लिए कई प्रकार के व्यू होते हैं। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट में मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं लेकिन डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन किया है। पावर पॉइंट में स्लाइड के सभी व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। जितने भी व्यू हैं वह सभी हमें व्यू टैब में प्रदान किए जाते हैं। व्यू टैब के अंदर आपको 5 प्रकार के स्लाइड व्यू दिए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल व्यू। इसके अलावा एक होता है आउटलाइन व्यू, एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, एक होता है नोट्स पेज और एक होता है रीडिंग व्यू। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टोटल स्लाइड के 5 व्यू होते हैं और डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस है एक। एसएमपीएस है एक। एसएमपीएस क्या है आपको बताना है। कंट्रोल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, पावर सप्लाई है या मेमोरी डिवाइस है। हमने प्रीवियस वीडियो में एसएमपीएस का फुल फॉर्म देखा था। एक क्वेश्चन हमें मिला था एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई मतलब पावर सप्लाई होती है एसएमपीएस। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एसएमपीएस है एक। एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस एक पावर सप्लाई है और एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो पावर सप्लाई होती है एक हार्डवेयर पार्ट होता है, एसएमपीएस कहा जाता है उसे, और एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसएमपीएस एक पावर सप्लाई होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी की टॉगल की का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सी की टॉगल की का एग्जाम्पल है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी की टॉगल की का एग्जाम्पल है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, टॉगल की और इसके अलावा मॉडिफायर की, कई प्रकार की होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी की टॉगल की का एग्जाम्पल है। टॉगल की कौन सी होती है?
टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं। मतलब ऐसी की जो एक बार प्रेस करो तो एक्टिव हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, और दोबारा प्रेस करो तो डीएक्टिव हो जाती हैं, मतलब ऑफ हो जाती हैं। कीबोर्ड की वह की जिनको एक बार प्रेस करने पर वह अपनी वर्किंग को ऑन कर देती हैं और दोबारा प्रेस करने पर उनकी वर्किंग ऑफ हो जाती है, वह की कहलाती हैं टॉगल की। जैसे कि कीबोर्ड में एक की होती है कैप्स लॉक की। यदि आप कैप्स लॉक की को ऑन कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वह कैपिटल लेटर में अपर केस में टाइप किया जाएगा। इसी प्रकार से एक की होती है नम लॉक की, जिससे आप नंबर कीपैड को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। इसी प्रकार से एक की होती है स्क्रॉल लॉक। यह तीनों टॉगल की के एग्जाम्पल हैं। टॉगल की मतलब ऐसी की जिसको एक बार प्रेस करने पर वह ऑन हो जाती है और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, यह सभी टॉगल की के एग्जाम्पल हैं। जबकि कंट्रोल की, ऑल्ट की, शिफ्ट की, यह मॉडिफायर की कहलाती हैं। मॉडिफायर की मतलब ऐसी की जो अदर की वर्किंग को बदल देती हैं, अदर की वर्किंग को चेंज कर देती हैं, उन्हें कहा जाता है मॉडिफायर की। जैसे कि ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। जबकि कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक होती हैं हमारी टॉगल की। टॉगल की कहलाती कौन सी की हैं? जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्स लॉक। कीबोर्ड में कैप्स लॉक एक टॉगल की होती है। एक बार प्रेस करने पर कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, दोबारा प्रेस करने पर कैप्स लॉक ऑफ हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब होता है? विंडो को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब होता है? विंडो से संबंधित यह क्वेश्चन है। विंडो क्या होती है? जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, एक यूजर इंटरफेस ओपन होता है, जिसे विंडो कहा जाता है। आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने पर, कोई भी फाइल ओपन करने पर एक विंडो ओपन होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडो को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब होता है? मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमाइज। विंडो में ऊपर 2-3 बटन होते हैं, एक क्लोज बटन, एक मैक्सिमाइज, एक मिनिमाइज। तो जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है? उसे पूरी क्षमता तक भरना, मतलब विंडो को पूरा भरना, इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए, सिर्फ एक जैसी फाइल को ही अंदर रखना, उस रिसाइकिल बिन तक ड्रैग करना। मतलब विंडो को मैक्सिमाइज करने से क्या होता है वह हमें बताना है। जब आप किसी विंडो को मैक्सिमाइज करते हो तो उसकी साइज इतनी बढ़ जाती है कि वह डेस्कटॉप स्क्रीन पर फिट हो जाती है। मतलब किसी विंडो को यदि हम मैक्सिमाइज कर देते हैं तो वह कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर लेती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। जब आप किसी विंडो को मैक्सिमाइज करेंगे तो वह विंडो कंप्लीट स्क्रीन पर फिट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है विंडो को इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर विंडो फिट हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक प्री रिटन फॉर्मूला होता है जो एक्सेल में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। ब्लैंक एक प्री रिटन मतलब पहले से लिखा हुआ, पहले से बना हुआ फॉर्मूला होता है जो एक्सेल में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। हम एक्सेल में टेबल बना सकते हैं, उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। जब भी हमें एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करना होता है तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं और फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन का एक होता है फॉर्मूला, एक होता है फंक्शन। फॉर्मूला यूजर बनाता है जबकि फंक्शन पहले से बना होता है। तो एमएस एक्सेल में पहले से बना हुआ फॉर्मूला क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। एमएस एक्सेल में प्री रिटन मतलब पहले से लिखा हुआ, या प्री डिफाइंड मतलब पहले से परिभाषित फॉर्मूला क्या कहलाता है? फंक्शन, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एमएस एक्सेल में
फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। एक्सेल में यदि आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप फॉर्मूला और फंक्शन का यूज कर सकते हैं, दोनों की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म ब्लैंक होता है। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म ब्लैंक होता है। आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। डॉट पीडीएफ एक एक्सटेंशन है, एक फाइल फॉर्मेट है। डॉट पीडीएफ एक एक्सटेंशन होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है। पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आसानी से एडिटिंग नहीं की जा सकती है। पीडीएफ फाइल में एडिटिंग आसानी से नहीं होती है। हमसे पूछा गया है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ मतलब अंडरस्टैंड और निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है उसे क्या कहते हैं। वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है और कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट मतलब रन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और उसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट मतलब रन भी कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसे हम 0-1 की लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसमें केवल 0 और 1 नंबर का यूज किया जाता है। तो वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है उसे कहा जाता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0-1 की लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी 0-1 में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है। निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। और एक होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल है, अस्थायी है। तो वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम। रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जो कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब यह परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। रोम के कई टाइप होते हैं, जैसे कि पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर हमने 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डीएलएल का फुल फॉर्म क्या होता है।
DLL का फुल फॉर्म क्या होता है। एक नाम दिया गया है, हमें शॉर्ट फॉर्म दिया गया है DLL, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है क्या है। DLL एक फाइल होती है, किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित फाइल होती है जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL एक फाइल होती है जो कि किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है और DLL का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का फुल फॉर्म डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हमें कुछ डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर यह बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस में डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए है माउस, माउस तो एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। यह सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप होता है। तो फ्लॉपी डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक पहुंच नियंत्रण प्रणाली मतलब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ब्लैंक पहुंच नियंत्रण प्रणाली मतलब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक पहुंच नियंत्रण प्रणाली मतलब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह चेक करता है कि किसी यूजर को कोई रिसोर्स एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है। मतलब आपका कोई रिसोर्स है, आपका कोई डेटा है, उसको कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपको अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होता है, कहीं कहीं पर वॉइस को स्कैन करना होता है, कहीं कहीं पर रेटिना को स्कैन करना होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैनिंग, फेस डिटेक्शन, यह सभी होते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल। लेकिन जो इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है यह एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं होता है। इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन कियोस्क एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो किसी टॉपिक से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। किसी टॉपिक से संबंधित इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन कियोस्क का यूज किया जाता है। जबकि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फिंगरप्रिंट स्कैन करना, वॉइस रिकॉग्निशन करना, रेटिना स्कैन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन कियोस्क एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, नोट करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।